हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुभव एजुटेक में। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम समझेंगे वो है इम्पल्स। और इससे पहले वाला जो हमने टॉपिक समझा था वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड था, जहाँ हमने उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी समझा था। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को ज्वाइन करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इम्पल्स। देखिए इम्पल्स क्या है। इम्पल्स फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड टाइम। कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पर जितने टाइम के लिए फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो मान लें कि स्मॉल टी टाइम के लिए उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है और एफ फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिफाइन करें तो क्या कहेंगे कि किसी फोर्स का जो इम्पल्स है वो क्या होगा, जो फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम फॉर विच इट एक्ट्स ऑन द बॉडी। तो यह हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि इम्पल्स ऑफ ए फोर्स क्या है, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम फॉर विच इट एक्ट्स ऑन द बॉडी। वो टाइम जितने टाइम के लिए बॉडी पर वो फोर्स एक्ट कर रहा है और उस फोर्स का जो प्रोडक्ट है और टाइम का प्रोडक्ट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्लियर। साथ ही जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था वहाँ पे हमने एक फॉर्मूला फाइंड किया था। या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो बोलता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पे, वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा की क्या है, टाइम इंटरवल। तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ जो हमें वैल्यू मिल जाती है, तो ये क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो देखिए वहाँ पे हम क्या लिखते थे, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी, या सिंपली लिख दें टी। तो अगर हम चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू लें तो डेल्टा पी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ मल्टीप्लाई टी। क्लियर है। और यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि जो इम्पल्स है वो क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई ड्यूरेशन ऑफ टाइम। साथ ही जो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी है वो भी किसके इक्वल आ रहा है, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इम्पल्स है किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया हुआ, जो इम्पल्स ऑफ ए फोर्स है वो इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी के। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से अगर m क्या है, स्मॉल m जो है मास ऑफ द बॉडी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, तो ये सभी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। v क्या है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, जब उस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया जाएगा ऑब्जेक्ट पर तो वो कुछ फाइनल वेलोसिटी गेन कर लेगी, स्मॉल v से डिनोट करेंगे। और जितने टाइम के लिए फोर्स अप्लाई किया गया है उसको हम स्मॉल t से डिनोट कर देंगे। तो इस तरीके से इम्पल्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल I से, और I इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई टाइम यानी FT। हमें मालूम है कि जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स के लिए F मल्टीप्लाई टी, तो फोर्स इनटू टाइम ये किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन जो मोमेंटम में होने वाला चेंज है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए स्टार्ट में जो वेलोसिटी है वो u थी, तो उस हिसाब से जो मोमेंटम की वैल्यू है वो mu होगी, और लास्ट में वेलोसिटी हो जाती है फाइनल वेलोसिटी v, तो मोमेंटम की वैल्यू mv होगी। तो इस तरीके से जो फाइनल वेलोसिटी का चेंज इन जो मोमेंटम का डिफरेंस है, ठीक है, यानी मोमेंटम में जो होने वाला चेंज है वो क्या हो जाएगा, mv माइनस mu। इस तरीके से m कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, m इंटू वी माइनस यू। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू एफ टी, या फिर I इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू, यानी वही चीज़ रिजल्ट आ जाता है फिर से कि जो इम्पल्स है वो किसके इक्वल हो जाता है, चेंज इन मोमेंटम के, यानी I जो है वो डेल्टा पी के इक्वल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको क्लियर समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि इम्पल्स की यूनिट क्या है। जैसे कि अब तक हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ चुके हैं तो उन सभी की कोई ना कोई उनकी सभी की कोई ना कोई यूनिट ज़रूर थी। जैसे कि फोर्स की जो यूनिट है वो क्या हो जाती है, न्यूटन। मोमेंटम जो होता है उसकी यूनिट क्या हो जाती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। जो वेलोसिटी है उसकी यूनिट क्या हो जाती है, मीटर पर सेकंड। जो एक्सीलरेशन है उसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पर जो यूनिट ऑफ इम्पल्स है इसकी यूनिट क्या होगी, तो हमने अभी क्या फॉर्मूला पढ़ा, हमने फॉर्मूला ये पढ़ा, सॉरी,
हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा कि I इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई टी। तो उसके लिए हमको यूनिट ऑफ फोर्स पता करनी होगी और यूनिट टाइम पता करना होगा, तभी हमको क्या पता चलेगा, यूनिट ऑफ इम्पल्स। तो देखिए फोर्स की जो यूनिट है वो क्या होती है, न्यूटन, और जो टाइम की यूनिट है वो क्या होती है, सेकंड। इस तरीके से जो ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स है वो क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकंड। क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकंड हो जाएगी। तो ये बात क्लियर आपको समझ आई। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जो 1 न्यूटन है ये इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर के। तो यहाँ पे अगर हम न्यूटन के प्लेस पे लिखें 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई करा दें सेकंड से, कि क्या हो जाएगा, यहाँ से एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से किलोग्राम मीटर पर सेकंड के टर्म्स में जो ऐसा यूनिट होगी इम्पल्स की वो क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड। तो ये इम्पल्स से रिलेटेड था। उम्मीद करता हूँ कि इम्पल्स वाला जो टॉपिक है ये आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहीं से, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल कुछ एग्जाम्पल्स भी आने वाली वीडियो में जो है समझेंगे। लेकिन यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, तो उन सभी पॉइंट्स को जो है क्लियरली समझ लेते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि हर एक एक्शन का क्या होता है, अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरी ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्स अप्लाई करती है तो दूसरी ऑब्जेक्ट भी पहले वाली ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स अप्लाई करती है। तो इसको हम और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। व्हेन टू बॉडीज ए एंड बी, तो दो बॉडीज हैं, एक बॉडी है ए और दूसरी बॉडी है बी। तो ये क्या करती है, एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करती है। तो मान लें कि ए जो बॉडी है उसने बी बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई किया वो फोर्स कितना है, FAB है। इसके अलावा बी ने भी क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में ए बॉडी पर कुछ फोर्स अप्लाई किया, तो वो फोर्स कितना है, FBA है। क्लियर है। तो इस तरीके से क्या बोला जाएगा कि ये जो दोनों फोर्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल तो हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि माइनस साइन जो है वो यूज़ किया हुआ है। अब माइनस साइन का भी अपना एक सिग्निफिकेंस है जो कि शो करता है कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं इनके डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। वैल्यू में तो दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, लेकिन इन दोनों के डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसी तरीके से यहाँ पे समझाया है कि व्हेन टू बॉडीज ए एंड बी एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, जब दो बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करती हैं, एक्सर्ट करती है, तो द फोर्स एक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो देखिए ए ऑब्जेक्ट ने बी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स एक्सर्ट किया, अप्लाई किया, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्शन। क्या बोल रहे हैं उसको हम, एक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं। इसके अलावा बी ऑब्जेक्ट ने ए ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई किया उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन फोर्स या सिंपली रिएक्शन। ठीक है। तो इस तरीके से एंड इक्वल एंड अपोजिट ऑफ द फोर्स ऑफ बी ऑन ए, तो बी ए पर कितना फोर्स लगाएगी, FBA, और इसको हम मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों यूज़ किया ये मैं अभी समझाया है, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, इक्वल है। तो इस वजह से लिखा है FAB इज इक्वल टू माइनस FBA। इनके ऊपर अरो का सिंबल भी यूज़ किया है, क्यों, क्योंकि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि उसकी एक डायरेक्शन भी होती है। नेक्स्ट है, इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट द एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल irrespective of the fact that two bodies are at rest or in motion, or whether the force appears due to their actual physical contact or act from a distance. Further, as the action and reaction do not apply on the same body. तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने वाला है, कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है वो एक ही बॉडी पर वर्क करती है या दो डिफरेंट बॉडीज पर वर्क करती है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है वो हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज़ पर जो है एक्ट करेंगी। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। जैसे कि अभी हमने समझा था कि दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी है बी, तो ए ने बी पर कुछ एक्शन अप्लाई किया, बी की रिएक्शन आई ए पर, FAB इज इक्वल टू माइनस FBA, लेकिन दे नेवर कैंसिल ईच अदर। So to elaborate, body A is not at rest because the reaction on it
ड्यू टू बॉडी। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे का जो नेट इफेक्ट है उसको कैंसिल नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यदि ए बॉडी क्या करेगी, बी बॉडी को पर कुछ फोर्स अप्लाई करेगी तो बी बॉडी क्या है, पीछे की तरफ क्या है, खिसक जाएगी। इसी तरीके से बी बॉडी क्या करेगी, ए बॉडी पर कुछ फोर्स अप्लाई करेगी तो ए बॉडी भी क्या है, रेस्ट में नहीं रहेगी, ये भी क्या है, पीछे की तरफ स्लाइड हो जाएगी। लेकिन इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स का केस क्या था कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट पर दोनों तरफ से पूरी डायरेक्शन में इक्वल फोर्स अप्लाई की जाए तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगी, रेस्ट की ही पोजीशन में रहेगी, किधर भी स्लाइड नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स की बात हमने कही है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स हो और एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, तो उनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं रहेगी, ठीक है, हम एक दूसरे को क्या कर देंगी, मूव कर देंगी। तो बिकॉज यहाँ पे क्या है, टू एलोबरेट, बॉडी ए इज नॉट एट रेस्ट बिकॉज द रिएक्शन ऑन इट ड्यू टू बॉडी बी इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स इट एक्सर्ट ऑन बॉडी बी। तो देखिए जितना बॉडी ए ने बॉडी ई पर बी पर फोर्स अप्लाई किया था, बॉडी बी भी क्या करेगी, बॉडी ए पर ही उतना फोर्स अप्लाई करेगी। तो इस तरीके से जो बॉडी ए है वो रेस्ट में नहीं रहती है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे पर क्या कर रही है, कुछ फोर्स अप्लाई कर रही है। द बॉडी इज एट रेस्ट बिकॉज, तो देखिए यहाँ पे ये फिगर जो दिखा